हेलो एवरीवन। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर चल रहा था सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट इन फिजिकल एजुकेशन, उसका ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज हमें बीच में ही एंड करनी पड़ी थी क्लास। बट येस, आई एम बैक विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल एजुकेशन का। तो वी वर स्टार्टिंग अबाउट फेमिनिज्म थ्योरी, राइट। हम फेमिनिज्म थ्योरी के बारे में ही पढ़ रहे थे, ठीक है। अब फेमिनिज्म थ्योरी के बारे में चलते स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फेमिनिज्म थ्योरी का जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि फेमिनिज्म यानी कि फेमिनिज्म थ्योरी बिलीव्स अपॉन द जेंडर न्यूट्रलिटी। किससे बात करता है? जेंडर न्यूट्रलिटी से बात करता है ये। और साफ साफ इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रिमूव बेसिकली इट्स एम्स टू रिमूव इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है। मेन एंड वुमेन, ठीक है ना। ये हो गया फेमिनिस्ट थ्योरी। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? दोबारा चलते हैं। फेमिनिज्म थ्योरी एम्स टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन। आपको पता होगा अभी तक भी चाहे कितनी रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हुई, चाहे कितनी भी चीजें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी, बट स्टिल देयर अ लॉट ऑफ डिफरेंस, देयर अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन। women cannot go outside the home if it's 10 p.m. but yes, a boy can go, ठीक है। तो this kind of discrimination it can be for the safety purpose, right, or it can be for the orthodox purpose, ठीक है। You cannot wear short, you cannot go outside, you have to take a lot of long पर्दा, ठीक है, if you are confronting your लॉज इन लॉज, राइट। तो ये सब बकवास जो चीजें चल रही हैं, ठीक है। और आपका मैं बता दूं, पहले जमाने में भी क्या होता था, पहले जमाने में सेम ही काम के लिए आदमी को कम ज्यादा पैसे मिलते थे और लड़कियों को कम पैसे मिलते। तो ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन हो गया। यानी कि अब एक और आया है, यानी कि पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर द सेम वर्क, ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया बेटा जी आपका फेमिनिज्म थ्योरी, राइट, यानी कि जेंडर न्यूट्रलिटी। यानी कि दिस थ्योरी एम्स टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो नेक्स्ट थ्योरी अब आती है हमारी सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। अब आती है हमारी सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। नाउ सबसे पहले आप मेरी एक बात सुनिए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का मतलब क्या होता है? आपको जैसे नाम से पता लग रहा होगा सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेटा साफ साफ इतनी सी बात बोलती है कि भाई इंडिविजुअल एंड ग्रुप, ठीक है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप विद इन सोसाइटी इंटरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंफ्लिक्ट रेदर देन द कंसेंसस। यानी कि theorists believe that conflict is an engine of change। समझ रहे हो आप मेरी बात? बेसिकली सोशोलॉजी जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है ना, ये कार्ल मार्क्स का आइडिया बेसिकली, या हम बोल सकते हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी है ये। क्या है ये? मार्क्सिस्ट थ्योरी है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में क्या है? मार्क्सिस्ट थ्योरी है। बेसिकली इसमें साफ साफ ये बात बोली गई है कि बेसिकली जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो एक इंजन है। कॉन्फ्लिक्ट इज एन इंजन ऑफ चेंज, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है हमारा? इंजन ऑफ चेंज है। क्या है हमारा कॉन्फ्लिक्ट? क्या है बेटा जी हमारा? इंजन ऑफ चेंज है बेसिकली, ठीक है ना जी, राइट, वेरी गुड। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट के वजह से ही हमारा इंडिया सोसाइटी में चेंजेस होते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो गए, फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, पार्लियामेंट में जब कोई भी लॉ बनता है ना बेटा, तो हजार तरीके के ओपिनियंस आते हैं और जो ओपिनियन सबसे बेस्ट लगते हैं लड़ाई झगड़ा करके, आपको पता है पार्लियामेंट का कितना बुरा हाल होता है। तो कितने मतलब जितने भी लड़ाई झगड़े करके जो भी एक पर्टिकुलर ओपिनियन बनता है, वही उसी को हम बोलते हैं कंसेंसस। यानी कि वो चीज अगर आप कभी भी देखोगे ना, बेहतर चीज तभी निकलेगी जब आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ओपिनियंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लॉजिक्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रैटेजीज होंगी, और ऑन द और आफ्टर एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, सो मेनी स्ट्रैटेजीज के बाद में आप कोई ओपिनियन को क्लैरिफाई करते हैं। तो ये चीज यहाँ पे साफ साफ बोली है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है बेटा? इंजन है, बेसिकली इंजन ऑफ चेंज है। अगर कोई भी सोसाइटी में कोई भी चेंज होता है तो वो चेंज बेसिकली होता किसकी वजह से है? यानी कि कोई भी सोसाइटी में अगर कैसा भी चेंज होगा तो वो चेंज होता है सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अगर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको पता है निर्भया रेप केस जो 2000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कब का था वो केस? 2012 का था शायद, मेरे को याद नहीं है उसका ईयर, 2012 का ही था वो रेप केस जो हुआ था। तो निर्भया, आप सबको पता है निर्भया गैंगरेप। उसके बाद में 2013 में ना बेटा एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया था। उस एक्ट के द्वारा बहुत सारी चीजों को, यानी कि बहुत सारे एक्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट में दिया था।
क्यों दिया था? क्योंकि वहां पे इसको लेकर ये गैंग इतना ज्यादा हीनियस था, इतना ज्यादा क्रूअल इनह्यूमन था कि वहां पे इस बच्ची को बचाने के लिए, इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क पे उतर गए प्रोटेस्ट करने के लिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेस्ट की चक्कर में तो ये चीज आई है, तभी तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हुई, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट से अच्छी चीज बनी है। क्या बनी है? अच्छी चीज बनती है। तो जनरली कॉन्फ्लिक्ट ही हमारी सोसाइटी में चेंज लाती है, राइट। और अगर मैं एक और चीज की बात करूं आपको, तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है, ये इसमें बोला है कि इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स कम टुगेदर not on the basis of consensus का मतलब होता है सेम ओपिनियन, they come together not on the basis of consensus but for किसकी वजह से, but for on the basis of conflict, sorry। ठीक है ना, ये होता है। यानी कि इंडिविजुअल कम टुगेदर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंसस बट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि अगर सोसाइटी में लोग आते हैं मिलजुल के रहने के लिए, तो वो उनका सेम ओपिनियन रहता है, इसलिए नहीं कोई आएगा डिफरेंट ओपिनियन। फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली है, अब फैमिली में 10 तरह के ओपिनियंस आते हैं, है ना, 10 तरीके के ओपिनियंस आते हैं कि नहीं आते? अब उन ओपिनियंस के बेसिस पे बट कोई नई चीज आ जाती है ना, ये होता है, राइट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरी आती है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपकी जरूरत है, वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। वो कौन सी थ्योरी है बेटा जी? वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। क्या है वो? वो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। चलिए एक बार जानते हैं। अंडरस्टैंड सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म थ्योरी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड सोसाइटी। Human action and interaction are understandable through exchange of meaningful communication and symbol। साफ साफ इसमें बोला गया है बेटा, क्या बोला गया है कि it understand the relationship, it basically it deals with the relationship between human and किसके बीच में? human and it deals with the relationship between human and किसके बीच में बेटा? आपका इंटरेक्शन के बीच में, सॉरी सोसाइटी के बीच में। ये बोलता है अगर एक ह्यूमन में अगर यानी कि दो जन यानी कि दो ह्यूमन अगर यानी कि दो पर्सन अगर इंटरेक्शन करते हैं, तो वो उनका इंटरेक्शन किससे होना चाहिए? यानी कि इंटरेक्शन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन। यानी कि जो भी कम्युनिकेशन इन सबके बीच में हो रहा है ना, दैट शुड बी मीनिंगफुल। ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन, या तो कम्युनिकेशन हो या आप सिंबल के थ्रू करो। सिंबल क्यों बोला गया है बेटा यहाँ पे? सिंबल ये बोला गया है बिकॉज देयर आर पीपल हु आर डेफ एंड डम, तो उनके लिए प्रॉपर इंटरेक्शन के लिए यहाँ बोला गया है कि दे कैन यूज सिंबल बट दैट शुड बी द मीनिंगफुल, राइट। तो यहीं पर हमारी खत्म होती है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी। तो मुझे नहीं लगता, अगर आपको मैंने बहुत डिटेल में समझा दी तीनों के तीनों थ्योरी, अगर मुझे नहीं लगता अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग उस चीज को अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को आप सबको क्लियर हो गया हो। ठीक है बेटा जी, दिस इज ऑल अबाउट सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, फेमिनिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरीज, राइट। ये हो गया हमारा। हम्म अगर मैं बात करूं बेटा, तो देयर आर 5 की कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। थ्योरीज है, 4 मेजर थ्योरी है। स्ट्रक्चर फंक्शन थ्योरी, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। कौन है इसका फादर? हार्बर्ट स्पेंसर। सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कौन है आपका? मार्क्सिस्ट है, यानी कि कार्ल मार्क्स थ्योरी पे है ये। फेमिनिज्म यानी कि जेंडर न्यूट्रलिटी की बात करता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी, थ्योरी क्या है? यानी कि ये इंटरेक्शन के बेसिस पे बात करती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? अब चलते
सोशियोलॉजी के 5 कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला फंक्शनिज्म, यानी कि ये थ्योरी से रिलेटेड है ये। दूसरा फेमिनिज्म, दूसरा पोस्ट मॉडर्निज्म, मार्क्सिज्म, सोशल एक्शन। चलते पोस्ट मॉडर्निज्म को समझते हैं। बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म उस पीरियड के बारे में बात करता है, यानी कि मॉडर्नाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब नाउ व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन? मॉडर्नाइजेशन इज टू वेयर वेस्टर्न क्लोथ। बेसिकली आपको मैं बताती हूँ, मॉडर्नाइजेशन बात करती है साफ साफ टेक्नोलॉजी से। ये बात अक्सर कभी कभी लोग भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वेस्टर्नाइजेशन के बीच का डिफरेंस। People sometimes also get confused between westernization and modernization. ध्यान से बात सुनिएगा, मॉडर्नाइजेशन इज डील टू द वेस्टर्न कल्चर, यानी कि व्हेन यू आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या हो गया? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। क्या हो गया? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। क्या हो जाता है बेटा? एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वेस्टर्नाइजेशन में क्या बोलेंगे? व्हेन यू आर अडॉप्टिंग वेस्टर्न कल्चर। बट मॉडर्नाइजेशन में व्हेन यू आर व्हेन जब आपकी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ रही है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट का मतलब क्या है? जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, यानी कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी के वाइज एडवांस हो रहे हो। जैसे अब हमारी इंडिया हो रही है, पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, यू आर ऑल्सो टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, राइट? ये हो गया बेटा। अब अगर मैं बताऊं नेक्स्ट बात चल लेते हैं, ये हो गया पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, अब मॉडर्नाइजेशन के बाद का जितना भी चीजें हैं वो उसको बोलते हैं पोस्ट पोस्ट मॉडर्निज्म। क्या बोलते हैं? पोस्ट मॉडर्निज्म। क्या बोलते हैं आपका? पोस्ट मॉडर्निज्म। यानी कि मॉडर्नाइजेशन हैज बीन कंप्लीटेड इन इंडियन सोसाइटी, नाउ पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। ठीक है ना बच्चे? राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट पे हमारा। चलो, अब नेक्स्ट क्या होता है? अब नेक्स्ट होती है ये चीजें। अब देखो, सोशियोलॉजी क्या होती है, किसने बोला है? देखो ये अब इसके बहुत सारी डेफिनेशन है। अब हर किसी के डेफिनेशन पढ़ने के लिए आप नहीं बैठोगे, मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता सकती हूँ जो आप आ सकती है, ठीक है। मतलब यही पूछेंगे कि सोशियोलॉजी आपका थ्योरेटिकल पेपर तो है नहीं, ठीक है, बट आप एक डेफिनेशन याद कर लो कि ये किसने बोली है, वो है महात्मा गांधी की। क्या बोला है? महात्मा गांधी। क्या बोला है? ओहो। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ द गॉड। बहुत बढ़िया बात बोली है कि जितनी बात, यानी कि वॉइस जित लोगों की, वो वॉइस है किसकी? गॉड की, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन द फील्ड, अब थोड़ा इजी है, अब इतना दिमाग नहीं मानना, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस सोशियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। जैसे कि ये क्या करता है? ये डेवलपमेंट ऑफ कॉपरेशन करता है, डिसिप्लिन को डेवलप करता है, मॉडिफिकेशन बिहेवियर में चेंजेस लाता है, टॉलरेंस को बढ़ाता है, रेगुलरिटी को बढ़ाता है, सिंसियरिटी को बढ़ाता है, फ्रेंडशिप को बढ़ाता है, ड्यूटीफुलनेस को देखता है, कैरेक्टर को देखता है, पंचुअलिटी को देखता है, मोरालिटी को देखता है, हेल्दी सोसाइटी को देखता है ना? इस तरीके के सारे आपके ये डेवलपमेंट होती है, ठीक है। हम्म, ये पंचुअलिटी में भी डेवलपमेंट लाता है, हेल्दी सोसाइटी को भी बढ़ाता है, ठीक है। ओहो, ये क्या हो रहा है यार बार बार? ठीक है, ये हो गया हेल्दी सोसाइटी बढ़ता है। अब एक नेक्स्ट आता है आपका सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट का मतलब साफ साफ होता है कि भाई इफेक्ट क्या क्या है, यानी कि इफेक्ट क्या क्या है। अगर मैं बात करूं बेटा सोशियोलॉजी के इफेक्ट्स की, तो सबसे पहला इफेक्ट हम देखने के लिए मिलता है जेंडर में। क्या मिलता है? जेंडर में, ठीक है। यानी कि जेंडर पे क्या इफेक्ट होता है, यानी कि दोनों ही जितने भी जेंडर्स हैं, यानी कि मेल फीमेल हो गए, या तो ट्रांसजेंडर जिनको अब लीगल रिकॉग्निशन मिलने लग गई है,
ये अपने फिजिकल डेवलपमेंट में ध्यान पे देते हैं, अपने सोशल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, और आपकी इमोशनल डेवलपमेंट पे भी ये ध्यान दिया जाता है फिजिकल एजुकेशन के द्वारा। अब नेक्स्ट की बात करूं मैं, क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा इसका इफेक्ट क्या होता है। दूसरा इफेक्ट होता है क्लासरूम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉरल बिहेवियर, यानी कि बच्चे बहुत अच्छी तरीके से जस्टिस सीखते हैं। अगर आपने देखा होगा ना, अगर आप एक्सरसाइज करोगे या फिजिकल एजुकेशन की आप पढ़ाई करोगे, फिजिकल एजुकेशन आपको बचपन में आप पढ़ते हो मॉरल साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, मॉरल साइंस तो उन्हीं चीजों या मोरालिटी को भी कर देता है, ठीक है। फिजिकल इमोशनल एडवांटेजेस होती है पार्टिसिपेशन में, स्पोर्ट वो करने की, स्पोर्ट्स में, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन, ये बहुत अच्छी बात है। सोशल इंटरेक्शन का साफ साफ मतलब क्या होता है, व्हेन लोग जब एक साथ आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ में, उसको बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। इंटरेक्शंस क्या बोलते हैं, सोशल इंटरेक्शंस। क्या बोलते हैं, सोशल इंटरेक्शन। क्या मतलब है, यानी कि अगर कोई पर्सन, यानी कि जब बहुत सारे लोगों के बीच में बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशंस होती है, उन सब चीजों को क्या बोलते हैं, सोशल इंटरेक्शन। याद रखिएगा, व्हेन पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर इज नोन एज सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। यानी कि जब लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं क्या, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। अब एक आता है नेक्स्ट, अगर मैं आपको बात करती हूँ, अब बहुत इजी इजी, अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मेंस कल्चर हेरिटेज, ठीक है। गेम्स और स्पोर्ट एक की इसकी हमारी एक कल्चर हेरिटेज देखी गई है, ठीक है। कल्चर का मतलब होता है मेंस इमेज, यानी कि हमारे नेशन की इमेज। हेरिटेज का मतलब होता है जो आपने हेरिडिटरी किया हो, यानी कि हमारे जो गेम्स है, जो हमारी समृद्धि है, इसको बोलते हैं ना, हमारी जो हमारी परंपराएं हैं, वो हमारी एक हेरिटेज बन चुकी है। हेरिटेज साइंस अगर आपने सुना होगा, ठीक है, ये गेम्स में पार्ट लेना, ये हमारी हेरिटेज बन चुकी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, ये देखो, ये देखिए, ये है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल बाय गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि गेम्स और स्पोर्ट्स के द्वारा एक इंसान में क्या क्या डेवलपमेंट होती है, क्या क्या डेवलपमेंट होती है वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। अब एक एक करते समझते, समझ में आई मेरी बात आप लोगों को, क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि साइकोलॉजी की डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ये हो गई अब आपकी। अगर मैं बात करूं क्या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत इन सब में क्या है, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करता है। अगर मैं आप लोगों को एक बच्चे की बात बताऊं, बेटा एक बच्चा था जिसमें वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है, मतलब वो क्रिकेटर भी है, वो अलग अलग कंट्रीज के साथ में जाता है वो, वहां पे क्या होता है, वहां उसकी, अब मैं उससे बात करती हूँ ना, ये हैज बिल्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ, राइट। सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, ठीक है, सोशल स्किल्स बढ़ती हैं, लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, ठीक है, एक टीम बिल्डिंग एटीट्यूड बच्चे में आता है, ठीक है। रेसिलेंस आता है, रेसिलेंस का मतलब होता है क्या, कि यू आर लर्निंग टू कोप विद इमोशंस ऑन द फील्ड, गिव्स पीपल एक्सपीरियंस ऑफ जॉय, यानी कि अब फॉर एग्जांपल कभी कभी इंडिया हार जाती है कि लोग रोते हैं क्या, नहीं रोते, ऑब्वियसली बात, कभी कभी रोना आ जाता है क्योंकि अपना देश है ना भाई, अपना देश हार गया। बट जनरली अगर देखा जाए, अगर छोटे मोटे मैच में, तो हम क्या रोएंगे, हम रोएंगे नहीं ना। तो यानी कि रेसिलेंस का मतलब क्या है, जब आपको कोप अप करने की, आपके इमोशन से आपको देखने की, यानी कि व्हेन यू हैव स्टार्टेड टू कंट्रोल योर इमोशन ऑन द फील्ड, इट्स नोन एज रेसिलेंस। क्या है, रेसिलेंस डेवलपमेंट, ये रेसिलेंस डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं मैं अब आपको, इमोशनल डेवलपमेंट ये दे देता है, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज ये देता है, ये सारी चीजें ये क्या करता है, इस हमको इससे मिलती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, अगर नहीं आया तो प्लीज मेरे को बता दीजिए, ठीक है। किसी को, कोई बच्चे को किसी भी डाउट है तो प्लीज मुझसे आके पूछ लीजिएगा, आगे अलग से कोई लाइव क्लास में, ठीक है। क्योंकि मैं सोशोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, ईपीबी में एंटरप्रेन्योरशिप भी है आपका, ज्योग्राफी भी आई विल बी टेकिंग, ठीक है। ये सारे आप मेरे से किसी भी क्लास में लास्ट एट द एंड ऑफ द क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा थ्योरी हमें ऑगस्ट कॉम्टे का नाम याद रखना है, ऑगस्ट कॉम्टे हो गया, ठीक है। ऑगस्ट कॉम्टे पूछ लेंगे, कौन है, किसने किया, सोशोलॉजी का टर्म पूछ लेंगे, ठीक है, ये सब पूछ लेंगे, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगी, बट अभी मेरा मानना है कि आप लोगों के पास थोड़े चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज भी इसके देती रहूंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, इफ एनी पर्सन हैज एनी सॉर्ट ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो, राइट बेटा। चलो।
थैंक यू सो मच।